को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग स्टिल एक जर्मन एमएनसी है, ये 90 साल पुरानी कंपनी है। जर्मनी में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। हम लोग उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मारुति लॉन मूवर के नाम से हमारा अपना ब्रांड है, जिससे हम घास काटने की मशीनें बनाते हैं। इस मारुति लॉन मूवर ब्रांड में हम लोग मैनुअल लॉन मूवर, इलेक्ट्रिक लॉन मूवर, डीजल इंजन वाले, पेट्रोल इंजन वाले, ये सारे लॉन मूवर्स बनाते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको स्टिल कंपनी के बारे में दूंगा। 1926 में ये स्टिल कंपनी मिस्टर एंड्रिया स्टिल, इन्होंने ये मैन्युफैक्चर स्टार्ट करी थी। सबसे पहले ये कंपनी वॉशिंग मशीन बनाती थी, बट टाइम के साथ साथ जैसे इंडस्ट्री की नीड बढ़ी, ये लोगों ने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया और ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में आए चेन सॉ। चेन सॉ मतलब पेड़ काटने की मशीन। उसको चेन सॉ इसलिए बोलते हैं, चेन ऑर्डिनरी चेन जो चलती है, सॉ मतलब काटने वाली, चेन से काटने वाली आरी, सॉ मतलब आरी, चेन से काटने वाली आरी, इसलिए इसको चेन सॉ बोला जाता है। वर्ल्ड में पहली चेन सॉ और पहला ब्रश कटर जो बना था वो इस कंपनी ने बनाया था। 1926 के बाद धीरे धीरे कंपनी ने अपना प्लांट बढ़ाए और अब फिगर्स मेरे पास यहाँ नहीं है। आज की डेट में कंपनी जो है 165 कंट्रीज़ में ऑपरेशन है। 165 कंट्रीज़ में वर्ल्ड में जो है स्टील का माल बिकता है और वर्ल्ड में 34 कंट्रीज़ में स्टील के अपने ऑफिसेज हैं, जहाँ पे स्टील जर्मनी के अपने ऑफिसेज हैं, अपना सेल्स स्टाफ है, अपनी सर्विस टीम है, पूरा सेटअप 34 कंट्रीज़ में उनका अपना है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में स्टील के डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंपोर्टर्स, उनके थ्रू काम होता है। ठीक, अब इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अब हम बात करें, सबसे पहले तो स्टील की मशीन होगी। ठीक है, स्टील में जो है हमारे पास जो हम जर्नली यूज़ करते हैं, ब्रश कटर, हैश ट्रिमर, चेन सॉ, मिस्ट ब्लोअर, यही 4 मशीनें हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोगों के पास बताइए कौन कौन सी मशीन है, बोलिए आप लोग। ब्रश कटर और हैच कटर, चेन सॉ, ठीक है, और मिस्ट ब्लोअर, ठीक है। ब्रश कटर जो होता है, ब्रश कटर का जर्मन लैंग्वेज में बुश को ब्रश बोलते हैं, इसलिए इस मशीन का नाम ब्रश कटर पड़ा हुआ है। झाड़ियाँ काटने की मशीन बेसिकली, तो इसलिए इसको ब्रश कटर कहा जाता है। अब आप लोग सब ब्रश कटर यूज़ कर रहे हैं, सबको पता है। आप बता सकते हैं ब्रश कटर कहाँ यूज़ होता है, किस काम के लिए हम ब्रश कटर यूज़ करते हैं? जो अनवांटेड, जैसे जहाँ पर हम अपना लॉन मूवर या अनवांटेड जो भी अपना अनवांटेड जो घास है उसको सर रिमूव करने के लिए हम उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या जहाँ पर हम लॉन मूवर नहीं चला सकते घास को भी रिमूव करते हैं। बिल्कुल सही। ब्रश कटर हमारी बेसिकली घास काटने की मशीन है। जो भी घास हम लॉन मूवर से नहीं काट सकते, वहाँ पे हम ब्रश कटर यूज़ करेंगे। जैसे पेड़ों के साइड की घास हो गई, या झाड़ियाँ हो गई, या हमारी साइड की घास हो गई। सीधी सादी भाषा में जो भी घास हमारे लॉन मूवर से बच जाती है, या लॉन मूवर नहीं जा सकता, या हम जो उसको नहीं काट सकते, वहाँ हम ब्रश कटर यूज़ करते हैं। ब्रश कटर के लिए ब्रश कटर छोटे से लेकर बड़ी रेंज में बहुत सारे ब्रश कटर हैं। आज की डेट में स्टिल इंडिया के पास 8 या 9 मॉडल ब्रश कटर्स के हैं, जो स्टिल इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है और बेच रहा है। अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि हम किस बेसिस पे डिसाइड करें कि हमारे को कौन सा ब्रश कटर लेना है, क्योंकि छोटा ब्रश कटर भी है, मीडियम रेंज का भी है, बड़ा भी है। ये डिपेंड करता है हमारी कॉस्टिंग पे कि हम कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, और दूसरा एरिया, कि हमारा को कितना बड़ा एरिया उस ब्रश कटर से कवर करना है। जनरली हम किसी पूछते हैं तो कहता है जी मेरा 2 एकड़ का एरिया है, मेरे को घास काटनी है, छोटा सा काम है। तो उसको कहता है मेरे को, वो कहता है लॉन की घास नहीं काटनी, जो बच जाती है साइडों की घास वही काटनी है। तो उसमें हमारा आंसर ये होता है ब्रश कटर जो है वो डिज़ाइन ही उसके लिए हुआ है कि जो घास लॉन मोवर से बच जाती है ये वही काटेगा। आप अगर इससे चाहें कि आप लॉन की घास में काटने लगे और उसको सुबह से शाम तक यूज़ करें, तो ये मशीन उसके लिए नहीं है। बेसिकली क्या होगा कि लॉन मोवर से लॉन
कि घास अगर आप इससे काटनी चाहेंगे तो पहली बात तो ये लॉन वाली फिनिश नहीं देगी आपको, क्योंकि ब्रश कटर हाथ से आप चलाएंगे कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी आपकी पूरी मिट्टी निकाल देगा, कहीं से घास छोड़ देगा। तो इसलिए कभी भी हमारे को जो है लॉन में इसको यूज़ नहीं करना। हाँ, बट अगर हमारी झाड़ी या घास काफ़ी बढ़ गई है, ठीक है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा था कि किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि हमारी मशीन जो है कौन सी हमें मशीन परचेज़ करनी। सबसे पहली चीज़ आती है ब्रश कटर का सीसी, जो बोला जाता है भाई कितने सीसी का ब्रश कटर है, या एचपी, या फिर उसकी कॉस्ट। ठीक, सबसे पहले हमारे पास जो है ब्रश कटर में 25 सीसी का इंजन आता है। जो 25 सीसी का हमारा ब्रश कटर है उसकी कॉस्ट तकरीबन 10,000 रुपये है। अब जो 10,000 रुपये का ब्रश कटर है वो भी स्टील जर्मनी का ब्रश कटर है, और जो 50,000 रुपये का ब्रश कटर है वो भी स्टील जर्मनी का ब्रश कटर है। जनरली लोग कहते हैं जी तो स्टील का ही ब्रश कटर है, तो हम 10,000 वाले ब्रश कटर से काम कर लेंगे, वो भी उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी, क्वालिटी उतनी ही बढ़िया है। मगर एक सीधा छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, अगर हम किसी छोटे बच्चे के ऊपर 50 किलो की बोरी रख देंगे तो बच्चा उसको लेके नहीं चल पाएगा और वो बच्चा गिर जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम किसी छोटी मशीन से बड़ा काम करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो इसलिए हमारे को सबसे पहले देखना है कि हमारा एरिया कितना बड़ा है और किस बेसिस पे हमारे को उसे यूज़ करना है। पहली चीज़ हो गई हमारा एरिया, ठीक, जिसके बेसिस पे हमारे को डिसाइड करना है कि हमारे को कितना बड़ा ब्रश कटर लेना चाहिए। अब 25 सीसी का जो ब्रश कटर है उसका पावर आउटपुट 1 एचपी का है। तो जनरली जो हम बोलते हैं 1 एचपी का ब्रश कटर आपका आधा एकड़ एरिया तक के लिए सफिशेंट है, जिसको आप मैक्सिमम दिन में अगर आपको चलाना पड़ता है तो आधा से 1 घंटा, उससे ज़्यादा उसे अगर आप रेगुलर चलाएंगे तो मशीन में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखिए मशीन आपकी है, अगर उसकी मेंटेनेंस अच्छे से करेंगे, आप अच्छे से चलाएंगे तो वो लॉन्ग लाइफ चलेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, 4 दिन बाद ही वो प्रॉब्लम देने लगेगी। उसमें मशीन का फॉल्ट नहीं होगा, यूज़र का फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि हम उससे एक्सेस अननेसेसरी यूज़ करते हैं। अभी नीचे रख दो ब्रश कटर, वो ब्रश कटर हो गया। उसके बाद हमारी आती है मीडियम सेगमेंट की मशीन। मीडियम सेगमेंट की मशीन जो है, जैसे 36 सीसी की मशीन है, 30 सीसी की मशीनें हैं, अलग अलग रेंज है। उसमें हम कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि जी आपका 1 एकड़ 2 एकड़ तक का एरिया है तो आप मीडियम सेगमेंट की मशीन लीजिए। उसको आप दिन में 1 घंटा से 2 घंटा रेगुलर अगर आपको चलाना है, कि भाई डेली आपको लगता है कि मेरा 1 घंटा 2 घंटे का काम है, और हम उस मशीन सेगमेंट की मशीन लें तो वो सफिशिएंट है। 30 सीसी 36 सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी होता है पिस्टन का साइज़। जितने सीसी का मशीन है उतने एमएम का पिस्टन होता है जनरली। अब सीसी जो डिसाइड करता है वो इंजन की पावर डिसाइड करता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को कितनी पावर मिलनी चाहिए। अब इसमें आप कह सकते हैं जी जो 36 सीसी का स्टील का ब्रश कटर है वो 2.2 एचपी की पावर दे रहा है, और 36 सीसी का किसी दूसरी कंपनी का ब्रश कटर वो 1.6 एचपी की पावर दे रहा है। मैं एक चीज़ आपको बताने भूल गया, सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था, ये मशीनें जो है लाइट पावर टूल्स हैं। ठीक, लाइट पावर टूल का मतलब होता है कि जो भी मशीन है उसको आपको अपने कंधे पे या हाथ पे उठा के काम करना है, और उस मशीन में आपका वज़न कम होना चाहिए और पावर ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए इसको जो है लाइट पावर टूल बोला जाता है। अब कोई भी मशीन जो हम डिसाइड करेंगे वो इस बेसिस पे डिसाइड होनी चाहिए कि उसका वज़न कम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर जो है वो ज़्यादा हो। तो इसलिए जब भी हम कोई ब्रश कटर या चेनसॉ या कोई भी लाइट पावर टूल लेते हैं तो उसमें बेसिकली उसके 3 पैरामीटर सबसे पहले हमारे को देखने चाहिए। सबसे पहला सीसी, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कितने एचपी की पावर दे रही है, और तीसरी चीज़ उस मशीन का वज़न। अब बहुत से कंपनियों का क्या है कि जो उनका 40 सीसी का ब्रश कटर है, अब वो पावर तो दे रहा है जी आपकी 1.5 एचपी केवल, और मशीन का वजन है 8 किलो।
या 50 सीसी का ब्रश कटर है। अब एक लेमैन जो होता है वो कहता है जी 50 सीसी का ब्रश कटर है, बहुत बढ़िया ब्रश कटर है, उसमें तो बहुत ताकत होगी। मगर सीसी क्या है, मैंने आपको जैसे बताया अभी, पिस्टन का साइज़, जितना ज़्यादा पिस्टन का साइज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारी फ्यूल कंजम्पशन होगी, उतना ज़्यादा मशीन का वेट होगा। एक जनरल जो क्राइटेरिया होता है, बट हमारे को तीनों चीज़ें कंपेयर करके जो है उसको नापना है, सीसी, एचपी एंड मशीन का कॉरस्पॉन्डिंग वेट। जिस मशीन का वेट कम है और पावर ज़्यादा है वही मशीन बढ़िया है। सीसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है एचपी हमारे को देखना मेन चीज़ है। मैं आपको अब लाइट उसमें मीडियम सेगमेंट वाले बता रहा था ब्रश कटर के बारे में। मीडियम सेगमेंट में हमारे ब्रश कटर जैसे FS120, FS85 ये 2 मॉडल हैं। तो ये हम 2 एकड़ तक के एरिया के लिए किसी भी कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। जो हमारा FS120 मॉडल है इसका 1.9 HP है ना, 1.6 HP की मशीन, ये 1.6 HP की मशीन है। इसके बाद आ जाती है प्रोफेशनल रेंज। प्रोफेशनल रेंज में भी क्या है कि 2-3 मॉडल है। ऐसा नहीं है कि सारे मॉडल ही जो है आप सुबह से लेकर शाम तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक FS250 मॉडल है, एक FS400 मॉडल है। हम जनरली कस्टमर को FS250 और FS400 बहुत सजेस्ट करते हैं जो प्रोफेशनल यूज़र हैं। जैसे आप लैंडस्केपिंग कंपनी हो गई कि आपको आज कम काम है, कल किसी साइट पे ज़्यादा काम हो सकता है, परसों उस पर और ज़्यादा काम हो सकता है। तो कोई भी जो प्रोफेशनल लैंडस्केप कंपनी है हम उन्हें यही सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट FS120 250 मॉडल ही लीजिए, अगर 400 नहीं तो। 250 मॉडल जो है ये 40 सीसी की मशीन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये 2.2 HP की पावर देती है। इस मशीन को आप सुबह से शाम तक चला सकते हैं, बट बशर्ते इसको आपको जो है गैप दे के चलाना पड़ेगा। अगर आप सुबह 1 घंटा काम किए, उसके बाद इसको 1 घंटे का गैप दे दिए, फिर 1 घंटा यूज़ कर लीजिए, फिर 1 घंटे का गैप दीजिए। इस तरीके से आप सुबह से शाम तक इसको चला सकते हैं। इसके बाद जो हाईएस्ट हमारा ब्रश कटर है वो है FS400 मॉडल। FS400 मॉडल जो है वो भी 40 सीसी का ब्रश कटर है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी आउटपुट है 2.6 HP। अब ये देखिए दोनों ब्रश कटर जो है 40 सीसी के हैं, ठीक। एक 2.2 की आप पावर दे रहा है, एक 2.6 की पावर दे रहा है। अब सीसी पे अगर ये डिसाइड करना हो तो हमारी तो दोनों मशीनें 40 सीसी की है। सामने वाला कस्टमर कहेगा जी 40 सीसी की मशीन है, वो तो दोनों बराबर होंगे, बट नहीं, पावर जो है उसकी वो 2.6 HP है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेट भी जो है वो ज़्यादा है। ये हमारी मशीन है 6.7 kg की, वो वाली मशीन है 8 kg। उस मशीन में इतनी पावर है, हम कस्टमर को इतनी एश्योरेंस देते हैं कि एक आदमी, ऐसा नहीं कभी मैं कभी तू कभी वो, एक आदमी सुबह से लेके शाम तक वो मशीन चलाए। जितना रेस्ट एक आदमी को काम करने के बाद, 1 घंटा काम करने के बाद खुद को चाहिए, उतना ही रेस्ट मशीन को चाहिए। तो इसलिए हम कस्टमर को ये एश्योर करते हैं कि सुबह से शाम तक आप मशीन चला सकते हो, बट एक आदमी। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारी मशीनों के बारे में। अब मैं इसमें प्रैक्टिकल आपसे बात करूँगा कि हमारी मशीन को कैसे चलाना है और क्या इसमें जो है हमारे को स्टार्टिंग प्रोसीजर है और क्या इसके डू एंड डोंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी ब्रश कटर की स्टार्टिंग। आप लोग यहाँ कौन कौन ब्रश कटर चलाता है? किसी ने चलाया है? ये मशीन स्टार्ट हुई? हाँ, मशीन स्टार्ट वर्किंग में है ना ये मशीन पर। एक बार इस मशीन को स्टार्ट करो। नीचे रख के कर लो, नीचे रख के करो, नहीं ऊपर ही रख के करो, कोई बात नहीं। आप लोग सब देखना है कैसे कर रहे हैं स्टार्ट। आगे आने तो आ जाओ, आगे आ जाना है, खड़ा जिसको नहीं सब लोग देखना ना, सब लोग हाँ डेमो का टाइम नहीं, खड़े हो जाना 2 मिनट डेमो का टाइम। एक बार आप सब इधर आ जाओ, इधर से एक बार सर कह रहे हैं सब आकर देख लो कि क्या प्रोसीजर स्टार्टिंग कैसे है, प्राइमरी क्या तरीका है, कौन सा उसका पुश करना पड़ता है। पहले पेट्रोल को लाने के लिए उसको एयर पुश करना पड़ता है, उसके बाद वो स्टार्ट करनी होती है। पहले देख लो, एज बोल थोड़ी सी
नहीं, अभी आप केवल स्टार्ट करो, केवल स्टार्ट करके दिखाओ मेरे को कैसे स्टार्ट होता है। देखिए इन्होंने जो है काफ़ी काम सही किया था, ठीक, मगर बीच में फिर भी एक काम छोड़ दिया, ठीक। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे को यही नहीं पता कि मशीन का सही स्टार्टिंग का तरीका क्या है, और उससे क्या होता है कि जब हम मशीन सही स्टार्ट नहीं करते ना तो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, वियर एंड टियर बढ़ जाता है। कारण क्या होता है कि मैंने जो सही तरीका है वो स्टार्ट करने का फॉलो नहीं की, तो मेरे को जो रस्सी खींचनी है इस तरीके से रस्सी खींचनी है। अब जो मेरे को मेरी मशीन 4 रस्सी में स्टार्ट, ये देखिए दोनों ब्रश कटर जो है 40 सीसी के हैं, ठीक। एक 2.2 की आप पावर दे रहा है, एक 2.6 की पावर दे रहा है। अब सीसी पे अगर ये डिसाइड करना हो तो हमारी तो दोनों मशीनें 40 सीसी की है। सामने वाला कस्टमर कहेगा जी 40 सीसी की मशीन है, वो तो दोनों बराबर होंगे, बट नहीं, पावर जो है उसकी वो 2.6 HP है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका वेट भी जो है वो ज़्यादा है। ये हमारी मशीन है 6.7 kg की, वो वाली मशीन है 8 kg। उस मशीन में इतनी पावर है, हम कस्टमर को इतनी एश्योरेंस देते हैं कि एक आदमी, ऐसा नहीं कभी मैं कभी तू कभी वो, एक आदमी सुबह से लेके शाम तक वो मशीन चलाए। जितना रेस्ट एक आदमी को काम करने के बाद, 1 घंटा काम करने के बाद खुद को चाहिए, उतना ही रेस्ट मशीन को चाहिए। तो इसलिए हम कस्टमर को ये एश्योर करते हैं कि सुबह से शाम तक आप मशीन चला सकते हो, बट एक आदमी। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारी मशीनों के बारे में। अब मैं इसमें प्रैक्टिकल आपसे बात करूंगा कि हमारी मशीन को कैसे चलाना है और क्या इसमें जो है हमारे को स्टार्टिंग प्रोसीजर है और क्या इसके डू एंड डोंट्स। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी ब्रश कटर की स्टार्टिंग। आप लोग यहाँ कौन कौन ब्रश कटर चलाता है? किसी ने चलाया है? ये मशीन स्टार्ट है? हाँ, मशीन स्टार्ट वर्किंग में है ना ये मशीन पर। एक बार इस मशीन को स्टार्ट करो। नीचे रख के कर लो, नीचे रख के करो, नहीं ऊपर ही रख के करो, कोई बात नहीं। आप लोग सब देखना है कैसे कर रहे हैं स्टार्ट। आगे आना तो आ जाओ, आगे आ जाना है, खड़ा जिसको नहीं सब लोग देखना ना, सब लोग। हाँ, डेमो का टाइम नहीं, खड़े हो जाना 2 मिनट, डेमो का टाइम। एक बार आप सब इधर आ जाओ, इधर से एक बार सर कह रहे हैं सब आकर देख लो कि क्या प्रोसीजर स्टार्टिंग कैसे है, प्राइमरी क्या तरीका है, कौन सा उसका पुश करना पड़ता है। पहले पेट्रोल को लाने के लिए उसको एयर पुश करना पड़ता है, उसके बाद वो स्टार्ट करनी होती है। पहले देख लो, एज बोल थोड़ी सी। नहीं, अभी आप केवल स्टार्ट करो, केवल स्टार्ट करके दिखाओ मेरे को कैसे स्टार्ट होता है। देखिए इन्होंने जो है काफ़ी काम सही किया था, ठीक, मगर बीच में फिर भी एक काम छोड़ दिया, ठीक। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हमारे को यही नहीं पता कि मशीन का सही स्टार्टिंग का तरीका क्या है, और उससे क्या होता है कि जब हम मशीन सही स्टार्ट नहीं करते ना तो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, वियर एंड टियर बढ़ जाता है। कारण क्या होता है कि मैंने जो सही तरीका है वो स्टार्ट करने का फॉलो नहीं की, तो मेरे को जो रस्सी खींचनी है इस तरीके से रस्सी खींचनी है। अब जो मेरे को मेरी मशीन 4 रस्सी में स्टार्ट, क्या होता है कि जहाँ मेरी मशीन 4 रस्सी में स्टार्ट होनी चाहिए थी, मैं उसमें 10 रस्सी 15 रस्सी लगा रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, मैं जिस चीज़ को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा वो उतनी ज़्यादा कंज्यूम होगी, उसकी वियर एंड टियर उतनी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक। अब क्या होगा, मेरे को तो नहीं पता कि इसका स्टार्टिंग का तरीका क्या है, उस हिसाब से मैं इसको जितना इस्तेमाल कर रहा हूँ उतनी वो ख़राब हो रही है। बट जब मेरे को पता ही नहीं कि स्टार्टिंग का तरीका क्या है तो मैं अल्टीमेटली ये कहूँगा जी मशीन ख़राब है, इतनी जल्दी ये ख़राब हो गई, ठीक, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कैसे स्टार्ट होगी, या अगर पता था मैं फॉलो नहीं कर रहा था तो भी वो मेरी गलती मैं नहीं मानूंगा, मशीन की गलती बताऊँगा, ठीक।
तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज़ है कि हमारे को मशीन का स्टार्टिंग का तरीका पता होना चाहिए। ये देखो आप, यहाँ पे जो है ये 3 निशान है, एक जीरो, एक आई और एक स्टार्ट। दिख रहा है सबको? आगे आगे आ जाओ। ये दिख रहा है सबको? जीरो, एक और स्टार्ट। ये वैसे जीरो नहीं है, ये ओ है, ओ मतलब ऑफ, और ये एक नहीं है, आई है। ठीक, आई का मतलब होता है आइडल। आइडल में क्या होता है, हमारा इंजन स्टार्ट रहेगा बट जो हमारा कटिंग टूल है वो नहीं घूमेगा। ठीक, तीसरी चीज है स्टार्ट। अभी सबसे पहले हमें स्टार्ट करने के लिए ये याद रखना है कि हमें 5 काम करने हैं। स्टार्ट करने से पहले 5 काम करने हैं। ये मशीन का एक्सीलेटर है, अभी ये एक्सीलेटर नहीं दब रहा, सबको दिख रहा है? ठीक है, ये एक्सीलेटर का लॉक है। ये एक सेफ्टी फीचर है, क्योंकि क्या होता है, ये मशीन जब चलती है एकदम बहुत ज़्यादा आरपीएम पे चलती है। अगर इसके आसपास कोई खड़ा है और जहाँ पे हमने धूल मिट्टी में या कहीं पे भी स्टार्ट करी और कोई कंकड़ पत्थर है तो एकदम उछट के किसी के भी लग सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारे को ये चेक करना है कि आसपास कोई ना हो और गलती से मशीन स्टार्ट ना हो जाए। इसलिए ये सेफ्टी फीचर इसमें दिया हुआ है कि इसको एक्सीलेटर को दबा के फिर ये लॉक को दबा के फिर एक्सीलेटर दबाया जाएगा। और ये प्रोसीजर जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर किसी पावर टूल में करना पड़ता है, चाहे ब्रश कटर है, चाहे चेनसो है, चाहे हेयर ट्रिमर है, वो स्टील कंपनी का है या किसी और कंपनी का है। ये सेफ्टी फीचर्स हैं, ये स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं जो हर कोई कंपनी देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टील में ही है, एमटीडी में नहीं होंगे या होंडा में नहीं होंगे या किसी और कंपनी में। सबसे पहले हमने ये पीछे एक्सीलेटर का लॉक दबाया, फिर एक्सीलेटर दबाया। ये एक्सीलेटर दबा के अब ये हमारा जो स्टार्टिंग स्विच है ये 0 पे है अभी, इसको हम पहले आई पे लाएंगे, फिर ये एक्सीलेटर दबाएंगे। इसके बाद इसको स्टार्ट पे ले गए। ठीक, स्टार्ट पे ले गए, मगर ये स्टार्ट वाला स्विच अभी रुक नहीं रहा। इसको पीछे स्टार्ट पे लेके गए, ये भी रुक नहीं रहा। ठीक, मगर हमें इसको पीछे लॉक करना है। लॉक करने का तरीका क्या है, इसको स्टार्ट पे रखा और नीचे वाला एक्सीलेटर हमने छोड़ दिया। दिखा सबको? ठीक, इसको हमारे को सबसे पहले एक्सीलेटर को लॉक करना है। एक्सीलेटर लॉक हो गया, बात दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले एक्सीलेटर दबाना है, उसके बाद स्विच को स्टार्ट पे लाना है और फिर नीचे वाला छोड़ देना है। उससे ये तीनों चीजें, ये भी पीछे अटका रह गया, ये दोनों भी लॉक हो गए। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला काम। उसके बाद दूसरा काम है, ये जो आप पंप देख रहे हो, इस पंप को मारना है। इसको हम 5-6 बारी घुमाएंगे तो इससे पूरी मशीन में पेट्रोल घूम जाएगा। तो दिख रहा है सबको? उसके बाद तीसरा काम होता है, जब भी हमारी मशीन रखी हुई है, 1 घंटे से ज़्यादा मशीन रखे हुए हो गया, तो हमारे को मशीन में सबसे पहले चोक देनी है। चोक क्या होती है? चोक होता है जिससे कि कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा पेट्रोल चला जाता है। एक बारी कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा पेट्रोल चला जाएगा तो जब हम रस्सी मारेंगे तो मशीन एकदम स्टार्ट हो जाएगी। अब चोक कैसे पता लगेगा कि हमारी मशीन चोक पे है या नहीं है? ये देखो, सब आके एक एक बारी देखते हैं। यहाँ पे जो है ये चोक का स्विच है। ठीक, यहाँ पे 2 निशान बने हुए हैं। ये देखो, आप सब एक एक करके आके देखिए। यहाँ पे देखो, आओ आगे आओ, देखो आप लोग के लिए प्रोग्राम है, आगे आगे देखिए। देख सुरेश चल के, ये 2 निशान देखो बस आप। इधर से आ जाओ कमलेश, आ जाओ इधर से आ जाओ। उनसे यहाँ से देख लो यार, कुछ नहीं होगा, सामने से देखो। ठीक है, अपनी जगह पे आ जाओ।
अभी हमने 2 निशान देखे हैं। एक निशान में, इन दोनों निशानों में 3-3 लाइनें बनी हुई हैं, ठीक। एक निशान है जहाँ पे तीनों लाइनें सीधी हैं और एक निशान है जहाँ पे बीच वाली लाइन टेढ़ी है, ठीक है। सबने ध्यान से देख लिया जी। तो जहाँ पे भी तीनों लाइनें सीधी हैं वहाँ पे चौक बंद है, और जहाँ पे एक लाइन तिरछी है वहाँ चौक चालू है। ये भी एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है, ठीक है। जहाँ पे भी जो है कोई भी मशीन होगी, चौक की पोजीशन जहाँ पे होगी वहाँ पे बीच वाली लाइन तिरछी होगी। इस लाइन का तिरछी होने का मतलब है कि कार्बोरेटर का मुंह खुला हुआ है और कार्बोरेटर में एक्स्ट्रा पेट्रोल जा रहा है। तो अब हमारी मशीन रखे हुए 1 घंटे से ज़्यादा हुआ होगा, तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे पहले इसको चौक में डालेंगे और फिर रस्सी लगाएंगे। अभी हमने कितने काम कर लिए? पहला काम एक्सीलेटर लॉक किया, दूसरा काम पंप किया, तीसरा काम चौक में डाला। उसके बाद जब भी हमें मशीन स्टार्ट करनी है, आपने देखा होगा लोग बाग कैसे ब्रश कटर स्टार्ट करते हैं। इस पैर से मशीन को दबाया, ठीक है, और यहाँ से ये रस्सी लगाई। ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, हम पैर से बोझ डाल रहे हैं मशीन पे और जो हमारी ड्राइव शाफ्ट है सारा बोझ उसके ऊपर जा रहा है, तो वो टेढ़ी हो सकती है या टूट सकती है, या ये जो स्लीव है जो इंजन को और शाफ्ट को जोड़ रही है वो टेढ़ी हो सकती है या टूट सकती है। तो ये तरीका हमारा गलत है। इसको जब भी हमें स्टार्ट करना है, इंजन को पहले पूरा इस तरीके से अपनी गिरफ्त में लेना है, ठीक। उसके बाद फिर रस्सी लगाएंगे। अब ये मशीन अभी स्टार्ट हुई और बंद हो गई, ठीक। ये हमेशा होगा। हमारा मशीन हल्की से, ये तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट रही थी, हल्की सी स्टार्ट होगी, बुर्र बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमारी मशीन गर्म हो गई है। अब हमारे को इसमें फालतू रस्सी नहीं लगानी। कभी भी आप ये देख लीजिए, जब भी मशीन में आपको स्टार्ट करना है, चौक पोजीशन में 5 या 6 रस्सी मैक्सिमम, चाहे मशीन स्टार्ट हो या ना हो। अगर इससे ज़्यादा रस्सी लगाएंगे आप तो मशीन ओवर हो जाएगी। मशीन ना स्टार्ट होने का और भी कोई कारण हो सकता है, बट अगर हम चौक में ज़्यादा रस्सी लगाते रहे तो कार्बोरेटर में ज़रूरत से ज़्यादा पेट्रोल चला जाएगा, वो स्टार्ट होती होगी तो भी नहीं होगी। तो इसलिए चौक पोजीशन में कभी भी हमारे को जो है 4 रस्सी से ज़्यादा, 5 रस्सी से ज़्यादा नहीं लगानी। इसके बाद चौक बंद और फिर रस्सी लगाएंगे। रस्सी लगाने का ही प्रोसीजर चल, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। समझा आपने? अब मेरे को ये बताओ, वो क्या गलती कर रहे थे जो मैंने किया? उन्होंने क्या नहीं किया था और मैंने क्या फालतू किया? चौक सपोर्ट सेफ्टी पर्पस से आगे सुनाई नहीं दे रहा है। तेज बोलिए, तेज। ये लॉक नहीं किया था सर, सेफ्टी पर्पस से बहुत सेफ था। नहीं, ये लॉक किया था उन्होंने। उन्होंने केवल जो है वो पंप भी किया था, चौक नहीं दी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, हमें स्टार्ट करने से पहले 5 काम करने हैं, ठीक। कोई भी खड़ा होकर बताइए पहले कि 5 काम क्या क्या किए हमने। बताओ कोई एक जरा, बताओ, बोलो बोलो, तुम बताओ। बोलो बोलो, कुछ देर खड़े हो तो बोलो। नहीं नहीं, अरे 4 बताओगे तभी क्या तुम बोलो ना, खड़े हो क्या ना, पीछे लाल शर्ट वाला, इधर आ जाओ बेटा। बस ऐसे ही बता दो 5 काम क्या क्या है, जोर से सबको। नहीं करने की जरूरत, बता दो। पहले ये दबाना है यहाँ पे, ठीक है, पहले इसमें वो देनी है, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं, पुश करना है, इसको चौक में डालना है। डालना है। चौक की पोजीशन कौन सी होगी हमारी? सर ये क्या कहते हैं, तिरछी वाली जो लाइन है स्टार्टिंग में, हाँ, जिसमें बीच वाली लाइन तिरछी होगी वो हमारी चौक वाली पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद
फिर उसके बाद इसमें वो चला हाँ 10 चौक में कितनी रस्सी मारनी है हमारे को? तो 5 5, उससे ज़्यादा रस्सी नहीं नहीं मारनी। उसके बाद चौक बंद करके हाँ फिर मशीन स्टार्ट करें। ठीक, बोल दो भैया से बात करो। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग का तरीका था। समझ में आ गया सबको? नोट कर लेना सीक्वेंस क्या क्या है। किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, साथ साथ पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम सबको सीखना है, ठीक है ना? सीख के कोई भी नहीं पैदा होता। ये चीज़ों को शर्माना नहीं है, जिसको जो नहीं समझ आ रहा, क्योंकि ये देखो आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। होता है आयल का, आयल भी डाला जाता है इसमें, पेट्रोल और ऑयल मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, ऑयल जो होता है 1 लीटर में 40 ml टूटी ऑयल मिलाना है। टूटी ऑयल क्या काम करता है? बेसिकली ये इंजन है। इंजन सीधी सादी भाषा में लोहे का बना हुआ होता है। कोई भी लोहा रगड़ के चलेगा बिना किसी लुब्रिकेशन के, बिना किसी चिकनाई के, तो लोहा लोहे से रगड़ के ख़त्म हो जाएगा। इस मशीन में अंदर कोई चिकनाई नहीं है, ना इसमें अलग से कोई टूटी ऑयल वो इंजन ऑयल डलता है, ना और किसी तरीके की चिकनाई इस मशीन में डाली जाती है। तो पेट्रोल में जो हम टूटी ऑयल मिला के डालते हैं, वही इस मशीन को चिकनाई भी देता है और वही इस मशीन को, इंजन को ठंडा भी करता है। हमारा जो टूटी ऑयल है वो दोनों पर्पस सॉल्व करता है। आप इधर से कवर करो, पीछे वालों को जो है ना उधर। सबसे पहली चीज़, ऑयल जो होता है 1 लीटर में 40 ml टूटी ऑयल मिलाना है। टूटी ऑयल क्या काम करता है? बेसिकली ये इंजन है। इंजन सीधी सादी भाषा में लोहे का बना हुआ होता है। कोई भी लोहा रगड़ के चलेगा बिना किसी लुब्रिकेशन के, बिना किसी चिकनाई के, तो लोहा लोहे से रगड़ के ख़त्म हो जाएगा। इस मशीन में अंदर कोई चिकनाई नहीं है, ना इसमें अलग से कोई टूटी ऑयल वो इंजन ऑयल डलता है, ना और किसी तरीके की चिकनाई इस मशीन में डाली जाती है। तो पेट्रोल में जो हम टूटी ऑयल मिला के डालते हैं, वही इस मशीन को चिकनाई भी देता है और वही इस मशीन को, इंजन को ठंडा भी करता है। हमारा जो टूटी ऑयल है वो दोनों पर्पस सॉल्व करता है। आप इधर से कवर कर लो, पीछे वालों को जो है ना करता है, और चिकनाई भी देता है। और इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है 1 लीटर में 40 ml, मतलब 4%। वो कोई सी भी मशीन हो, ब्रश कटर, चेनसो, एस्ट्रीमर, कोई भी जो हमारा 2 स्ट्रोक का लाइट पावर टूल है वो उसमें डाला जाएगा। अब हम स्टील का, चलो स्टील अभी बताएंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये है, इसकी सर्विसिंग जो एक बेसिक सर्विस जो करनी है वो कितने घंटे के बाद या कितने रनिंग के बाद हमारे को करनी चाहिए? मैं अभी उसका आता हूँ, स्टार्टिंग से रिलेटेड या और कोई सवाल? अब इसमें जो है हमने टूटी ऑयल समझ लिया, तो टूटी ऑयल इसमें हमारे को स्टैंडर्ड 4% डालना है और ये हमारे को कभी भी नहीं भूलना। कारण क्या है कि अगर हमने बिना टूटी ऑयल के सूखा पेट्रोल चला दिया तो इंजन को चिकनाई नहीं मिलेगी, लोहा लोहे से रगड़ के आपका 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इसमें जो इंजन है सिंगल सिलेंडर का इंजन है। सिंगल सिलेंडर मतलब उसमें एक सिलेंडर है और उसमें पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। जब हमारा ब्रश कटर पूरी स्पीड पे चलता है तो उसके मैक्सिमम आरपीएम 12,000 आरपीएम होते हैं। 12,000 आरपीएम का मतलब हो गया कि हमारा जो इंजन पिस्टन है 1 मिनट में 12,000 बारी ऊपर नीचे करता है। अगर 1 मिनट में 12,000 बारी ऊपर नीचे ऐसे कोई चीज़ करेगी तो उसको आप देख नहीं सकते, आपको बस महसूस होगा कि कोई चीज़ ऊपर नीचे जा रही है। तो उसके अंदर अगर चिकनाई नहीं होगी तो वो 10 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर देगा। और अगर कभी भी ऐसा होता है तो आपके सिलेंडर पे और पिस्टन पे निशान आ जाएंगे। और अगर सिलेंडर और पिस्टन पे निशान आ गए तो आप ये समझ लीजिए मशीन आपकी सीज हो गई और उसका और कोई कारण नहीं है, केवल आपका ये कारण है कि आपने उसमें टूटी ऑयल नहीं डाला। और ये रीज़न जो है नए यूज़र के साथ में आप ये कह सकते हैं कि 20% ये कंप्लेंट हमारे पास आती है कि नया यूज़र टूटी ऑयल डालना भूल जाता है और मशीन सीज हो जाती है। तो इसके लिए आपको
कभी भी नहीं भूलना। अगर टूटी की वजह से सीज हो गई मशीन तो 90% आपका सिलेंडर चेंज होगा, और सिलेंडर चेंज होने का मतलब जो आपकी FS 400 मशीन है उसमें कम से कम 10,000 रुपया खर्चा आपका एक बारी में आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों को खास ध्यान रखना है। अब टूटी ऑयल की हम बात कर रहे हैं, तो टूटी ऑयल जो है अब स्टील कंपनी ने अपना टूटी ऑयल निकाला है। ये स्टील का टूटी ऑयल है और ये सिंथेटिक ऑयल है। जनरली जो होता है वो नॉर्मल ऑयल होता है, ये सिंथेटिक ऑयल है। ये सिंथेटिक ऑयल क्या काम करता है, ये पिस्टन पे चिपका रहता है। आजकल दूसरी कंपनियों के भी जो है सिंथेटिक ऑयल आ रहे हैं, बट वो इंजन ऑयल है, वो टूटी ऑयल नहीं है, इंजन ऑयल है। एक चीज़ और कि इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि कभी टूटी नहीं मिला तो उसमें हम जो है इंजन ऑयल डाल देते हैं, मगर हमारे को कभी भी ये गलती नहीं करनी। रीज़न, टूटी ऑयल पतला होता है और इंजन ऑयल गाढ़ा होता है। जो इसकी कार्बोरेटर की जाली है, उस कार्बोरेटर की जाली है वो प्रॉपर जाली है। अगर आप उसको किसी माइक्रोस्कोप या लेंस से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जाली है। अदरवाइज ऐसे नेकेड आई से आपको नज़र नहीं आएगा कि ये जाली है, उसको आपको लगेगा कि ये बस लोहे का टुकड़ा है। तो वो मोटा होता है आपका इंजन ऑयल, वो उस जाली को चोक कर देगा, उसमें से वो पार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपकी मशीन कार्बोरेटर चोक हो जाएगा। इसके लिए हमारे को कभी भी जो है इंजन ऑयल उसमें नहीं यूज़ करना, हमेशा हमारे को टूटी ऑयल ही यूज़ करना है। और ये सिंथेटिक ऑयल मैं बता रहा था, तो सिंथेटिक ऑयल क्या करता है कि वो उस पर पिस्टन पे चिपक जाता है। सबसे ज़्यादा इंजन का वियर एंड टियर कब होता है कि जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं, या गाड़ी का भी या किसी भी चीज़ का, किसी भी इंजन का। तो उस टाइम क्या होता है कि इंजन पे जो है ऑयल नहीं होता। जब गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है तभी ऑयल ऊपर जाता है और तभी वो उसको लुब्रिकेशन देता है। तो इसलिए वो जो 1 सेकंड का पार्ट है, जब हमारा ऑयल उसके बीच में नहीं चल रहा, तभी मैक्सिमम जो है वियर एंड टियर होता है। तो इसीलिए आजकल सारी कंपनियों ने और अलग अलग सिंथेटिक ऑयल अब आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो टीवी पे भी एक ऐड आता है, उसमें कैस्ट्रॉल का शायद टूटी ऑयल है, जिसमें वो कहता है कि मोटरसाइकिल का ऑयल है कि हम तो इस पर चिपके रहते हैं, इसलिए इसकी मोटरसाइकिल कम ख़राब होती है और दूसरे की मोटरसाइकिल ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसीलिए इसके भी रीज़न यही है। स्टील का टूटी ऑयल जो डलता है ये 2% डलता है, ये ध्यान रखिए। केवल स्टील का टूटी ऑयल, और कोई भी टूटी ऑयल 4% ही डलेगा, बट स्टील का टूटी ऑयल 2% डलेगा। कभी भी ये गलती नहीं करनी, कभी भी ये गलती नहीं कर देना कि आप ऑर्डिनरी टूटी ऑयल भी 2% डाल दें और आप कहेंगे कि जी आपने ट्रेनिंग में बताया था 2%, मगर वो केवल स्टील का टूटी ऑयल है, क्योंकि ये अकेला सिंथेटिक ऑयल है जो मार्केट में टूटी अवेलेबल है। ठीक, और स्टील ये क्लेम करता है कि अगर आप हमारी मशीनों में केवल स्टील टूटी ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं तो हमारी मशीन की लाइफ 1.5 गुना होगा। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आगे आप हमेशा स्टील का टूटी ऑयल यूज़ करें। ये आधा लगता है कॉस्ट में, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बराबर पड़ेगा। वो 4% यूज़ करेंगे, ये 2% यूज़ करेंगे। ये टूटी ऑयल हो गया, स्टार्टिंग मैंने बता दी आपको। फिर वो वाला 40 ml पड़ेगा तो ये 20 ml पड़ेगा। बिल्कुल, सपोज करो जैसे किसी ने 4 ml ही डाल दिया, 4 ml नहीं डालना, 4% या 40%, 40 ml, सॉरी 40 ml। मैक्स 40 तो हो गया, मैक्सिमम कम से कम और ज़्यादा। देखिए क्या होता है कि जो हम टूटी ऑयल डालते हैं, इसका रेशियो जो डिसाइड किया गया है वो इस बेसिस पे डिसाइड किया गया है कि ये जितना टूटी ऑयल है ये पेट्रोल के साथ जल जाए। ठीक, क्योंकि इसमें हमारे को ज़्यादा डालना भी नुकसानदायक है और कम डालना भी नुकसानदायक है। अगर आप ये सोचो कि भाई मैं तो टूटी ऑयल ज़्यादा डाल रहा हूँ तो वो भी नुकसानदायक है। वो क्यों नुकसानदायक है, क्या होगा आप ये देखिए, कभी भी आप टूटी ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो मशीन आपकी धुआं देगी, ज़्यादा धुआं देगी। उससे क्या होगा कि आपका जो आपने 40 ml टूटी डाला वो तो जो जलना था वो जल गया, उसके बाद जो बचा हुआ टूटी ऑयल है वो धीरे धीरे कार्बन बन के जो है आपके पिस्टन पे चिपकता जाएगा। और अगर आप रेगुलर ही हमेशा ज़्यादा टूटी ऑयल डालते आ रहे हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो टूटी इतना जमा हो जाएगा, उसका कार्बन इतना जमा हो जाएगा
कि वो उसको टूटे ऑयल को आगे जाने ही नहीं देगा। उसकी वजह से भी आपकी मशीन सीज हो सकती है। और जनरली क्या होता है, हमने देखा है कि हमारे जैसे बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे एक साथ 50 लीटर पेट्रोल आया और उसमें टूटी ऑयल मिला के हमने रख दिया, जो हमारा रेशियो है 2% या 4%। फिर उसमें भी कंप्लेंट आती है, क्या होता है टूटी पेट्रोल से भारी है, वो धीरे धीरे रख के टूटी नीचे बैठ जाता है, सूखा पेट्रोल ऊपर रह जाता है। कस्टमर कहता है जी मैंने तो टूटी ऑयल मिला के लाया था और उसको 50 मीटर रेट में मिला दिया और फिर सीधा उसको इस्तेमाल कर लिया, मगर ये तो पता ही नहीं कि टूटी तो नीचे बैठ चुका। तो इसलिए अगर कभी भी ऐसा होता है आपके यहाँ पे कि आप बल्क में पेट्रोल ला रहे हैं और उसमें टूटी ऑयल मिला के रख रहे हैं, तो पेट्रोल निकालने से पहले उसको अच्छे से शेक कर लीजिए, जिससे कि जो हमारा टूटी ऑयल नीचे बैठ चुका है वो दोबारा मिल जाए और फिर हमारे को इस्तेमाल करना है। एक ये भी देखा जाता है कि भाई हमारे पेट्रोल पंप पे भी जो है स्कूटरों में टूटी ऑयल मिला हुआ मिलता है पेट्रोल, बट वो भी हमारे को नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें जो रेशियो होती है वो 2% या मैक्सिमम 3% की रेशियो होती है, मगर हमारे इंजन को 4% चाहिए। अब अगर हम 2% या 3% इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको चिकनाई तो मिल रही है, मगर उतनी नहीं मिल रही जितनी उसे चाहिए। तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो पिस्टन पे कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाएगा और उसको मशीन को ख़राब कर रहा है। जो मशीन 2 दिन में ख़राब होनी चाहिए, अगर टूटी नहीं डाल रहे तो हो सकता है वो आपकी 10 दिन में 15 दिन में 2% डालने की वजह से ख़राब हो। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ इसमें यही है कि टूटी ऑयल, आपको टूटी ऑयल बिल्कुल सबसे पहले ध्यान रखना है। और टूटी ऑयल का रेशो, अगर स्टील का टूटी ऑयल है तो 2% और अगर लोकल टूटी ऑयल है तो 4%, ना कम ना ज़्यादा। अब इसके बाद हम आते हैं मशीन के ऑपरेशन में। ये वायर है जिससे हमारी घास कटती है। अभी इस मशीन में भी जो है नीचे एक डिफ्लेक्टर लगा होता है, स्कर्ट बोलते हैं उसे, और उसके अंदर एक ब्लेड होता है, डिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं। ये डिफ्लेक्टर है, इसके अंदर एक स्कर्ट लगती है और उसके अंदर एक ब्लेड होता है। अब जनरली हमारे दिमाग में क्या होता है कि ये हमारी तार जितनी लंबी होगी उतनी ज़्यादा कटिंग होगी। इस वजह से जैसे इस मशीन से भी वो निकला हुआ है ब्लेड, सब ये ब्लेड निकाल देते हैं। और उससे नुकसान क्या होता है कि ये हमारी तार जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा इंजन पे लोड पड़ता है और हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी की वजह से आती है। आप लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जी हमारी तार अगर ज़्यादा होगी तो हमारी कटिंग ज़्यादा होगी, मगर ऐसा नहीं होता। कारण क्या है कि इस मशीन की जो कटिंग होती है वो होती है इसके आरपीएम से। जैसे मैंने आपको बताया 12,000 आरपीएम है। अगर इसको आप सही चला रहे हो और सही लोड पे चल रही है तो ये 1 मिनट में 12,000 चक्कर घूमेगी। और अगर इसका आपने तार लंबा निकाल दिया तो इंजन पे जो लोड है वो 4 गुना हो जाता, इंजन की स्पीड घट जाती है। या प्रैक्टिकली भी जो है अपने आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं, ठीक। और इंजन की अगर स्पीड घट गई तो आपकी जो नीचे ऑटो कट है उसकी भी स्पीड घट जाएगी। तो अगर आप दोनों चीज़ों को कंपेयर करोगे कि मैंने जितनी तार निकालनी चाहिए उतनी ही निकाली या उससे लंबी करके निकाली, तो एरिया जो आप कवर कर रहे हो वो सेम आएगा। कारण क्या है कि जब आपकी तार जितनी लंबी है, जितनी होनी चाहिए उतनी है, तो आपको इंजन की स्पीड पूरी 12,000 आरपीएम पे मिल रही है, तो वो पूरा अपने जो मैक्सिमम लोड वो कवर कर सकता है उतने पे काम कर रहा है। और अगर हमने तार ज़्यादा लंबी निकाल दी तो हमारे इंजन पे लोड ज़्यादा पड़ रहा है, इंजन की स्पीड घट गई, हमारे को एरिया तो देखने में लग रहा है कि वो ज़्यादा कवर कर रहा है, बट वो कम स्पीड पे कवर कर रहा है, तो इतना एरिया है कवर उसने छोड़ दिया जो उसे जितनी स्पीड पे मैक्सिमम करना चाहिए। तो इन द नटशेल जो अगर एरिया हमारा 1 मिनट में 1 फुट कवर होना चाहिए तो वो तार लंबी करने के बाद भी 1 फुट ही कवर होगा, उससे ज़्यादा कवर नहीं होगा। तो इसलिए तार को मैक्सिमम जो है निकालिए नहीं
सेक्शन में लगा रखी है। इसमें स्केटियर चाहिए। हाँ नवा इसमें तार लगानी आती है आप लोगों को सबको? देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं स्पूल इंसर्ट। क्या होता है ये? स्पूल इंसर्ट। ठीक, इसमें हमारी तार फिट होती है जो अंदर घूमती है और जो बाहर निकलती है। इसमें आप देखिए 2 सुराख दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं सुराख 2? कटर मतलब कैची स्केटियर हो या प्लास्टिक हो। स्केटियर चाहिए। हाँ नवा इसमें तार लगानी आती है आप लोगों को सबको? देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं स्पूल इंसर्ट। क्या होता है ये? स्पूल इंसर्ट। ठीक, इसमें हमारी तार फिट होती है जो अंदर घूमती है और जो बाहर निकलती है। इसमें आप देखिए 2 सुराख दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं सुराख 2? कटर मतलब कैची स्केटियर हो या प्लास्टिक हो। अभी आशु जी ने एक सवाल पूछा था कि हमारे को जो है इसकी सर्विस और फिल्टर वगैरह कितने टाइम पे साफ करनी चाहिए। ये देखिए ये इसका फिल्टर है, इधर इसको एयर फिल्टर बोलते हैं। सुरेश रामप्यारे जी कुछ इधर से आ जाओ, कुछ इधर से आ जाओ। यस, ये देखिए ये इसका फिल्टर है। हाँ, एक कपड़ा दो। अरे नया फिल्टर का एक कपड़ा, साफ कपड़ा मंगवाना है, साफ कपड़ा। और उसमें क्लास भी होगा वो भी। इसके अंदर ये 2 सुराख है। पहले इधर ध्यान दे दो। ये स्पूल इंसर्ट, इसके अंदर ये 2 सुराख दिख रहे हैं ना, इसके अंदर हम तार को उसमें तार को अच्छे से फंसा के इस तरीके से पूरा जो है ज़्यादा मोटा रहेगा। इसको हमारे को ये सुराख वो बना हुआ है इसका घाट, उसमें फंसाना है। ठीक है।
ऐसे ही दूसरे वाले, ये एरो है ना, ये देखो एरो बना हुआ है, ये इसी डायरेक्शन में घुमाना है वायर को, दोनों को। अगर इस तरीके से नहीं करेंगे ना तो वायर अपना बाहर नहीं आएगा। जैसे हम दबा के बाहर निकाल रहे थे ना, तो बाहर नहीं आएगा। अगर एक साइड लपेटा वो रहेगा तो बाहर आएगा। एक ही तरफ लपेटना है ना ऊपर। हाँ, ये दोनों एक तरफ। एक ही साइड, एक ही साइड। पहले स्प्रिंग दिखाएंगे, स्प्रिंग। ये देखिए, इसका स्प्रिंग होता है जिसकी वजह से जो है ये मूवमेंट लेता है और वो बाहर निकलती है हमारी तार। अब जनरली क्या होता है कि जब हम चलाते हैं ना तो ये नीचे से घिस जाता है और हम ध्यान नहीं देते, तो ये इतना घिस जाता है कि ये स्प्रिंग जो इसके अंदर फिट हुआ हुआ है ये भी निकल के बाहर गिर जाता है। तो ये एक कंज्यूमेबल है, जब हम चलाएंगे तो टाइम के साथ साथ ये घिसेगा ही घिसेगा। जैसे हमें गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालना है तो उस तरीके से टाइम के साथ साथ हमारे को जो है ये घिसेगा, इसको भी चेंज करना है। ये देखना है कि हमारा कितना घिस गया। अभी ये आधे से ज़्यादा घिस चुका है, जब ये उसके बराबर में आ जाएगा तो इसको हमारे को चेंज कर देना है, नहीं तो अंदर से हमारा स्प्रिंग भी गिर जाएगा। ये पूरा जो कटोरा है इसको कंप्लीट को हम बोलते हैं ऑटो कट। ये पूरा ऑटो कट होता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेस। ये होता है स्पूल इंसर्ट, ये स्प्रिंग, और ये होती है इसकी स्लीव। ये स्लीव क्या काम करती है कि जो तार हमारी बाहर निकलेगी वो इसके बीच में से निकलेगी। अगर हमारी ये स्लीव नहीं होगी तो हमारी तार हर 2 मिनट बाद टूट जाएगी, क्योंकि इतनी स्पीड में घूम रहा है और ये नायलॉन की वायर है तो वो अपने आप टूट जाती है। और उससे इसका आपका जो कटोरा है ऑटो कट है वो भी कट जाएगा। नॉर्मली हम जो वायर इसके अंदर डालते हैं, जो हम रैप करते हैं, इसके अंदर लपेटते हैं, वो क्या हम ऐसे 2 हिस्सों में काट के करते हैं या एक ही को बीच में अटका करके घुमा देते हैं आगे पीछे? नहीं, 2 हिस्सों में काट के करते हैं सर। सब जने हम ऐसे ही कर रहे हैं, काट के करते हैं या एक ही को लेकर के और बीच में से घुमा करके लपेट देते हैं? नहीं, मैंने देखा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ, मैंने कईयों को देखा है। सही बात से हुआ है। देखो क्या होता है, जो अभी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जो नहीं जानता इसमें से 90-95% चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, ठीक है। मगर क्या होता है कि वो चीज़ें हम फॉलो नहीं करते, ठीक है। जो हमें काम करना चाहिए हम वो नहीं करते, उसकी वजह से हमारी मशीन की परफॉर्मेंस में और चलने में प्रॉब्लम आती है। मैं ट्रेनिंग में हूँ, बात समझ लेना, दोनों अलग अलग सुराख में दो हिस्सों में होके जाएगा ये बार-बार, क्योंकि ये मैंने कई जगह देखा है कि एक ही को नीचे लपेट करके उसी को ऊपर घुमा लेते हैं। करके दिखा दो एक जना, कोई आकर के करो इसको। उससे नुकसान कुछ नहीं है, उससे ये है कि बस आपका जो है ना, उल्टा जब देखो तार निकालनी है आपको तो ऑटोमेटिकली अपने आप उसका निकलनी निशान देखो, चाहिए, निशान वो नहीं निकलेगी। बार-बार खोलना पड़ेगा। एरो दिखा दो, एरो दिखाओ, तीर कहाँ पे है वो दिखाओ। ये निशान बना हुआ है इसी डायरेक्शन में। देखिए क्या है कि जो इसमें बना हुआ है ना, अगर आप उस तरीके से करोगे तो आपकी मशीन अच्छी चलेगी, वियर एंड टियर कम होगी। अगर आप दूसरा प्रोसेस भी कर रहे हो ना तो मशीन काम फिर भी करेगी, मगर क्या होगा कि या तो मशीन सही काम नहीं करेगी, या जितना अच्छा काम करना चाहिए उतना अच्छा नहीं करेगी, या कोई चीज़ वो तोड़ देगी, ठीक है ना। तो जो प्रोसीजर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और इतनी ज़्यादा इन चीज़ों पे रिसर्च होती है कि उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो यूज़र है उसके बिल्कुल सहायक रहे, ये किसी तरीके से उसको प्रॉब्लम ना हो। मोटी है तार। वो तो कर दिया। अच्छा, इसका भी कुछ थ्रेड का भी जो हमारा होता है, जैसे मोटा पतला होता है, इसका भी हमारे रनिंग पे या इंजन पे या किसी चीज़ पे कटिंग पे फर्क पड़ता होगा? पड़ता है, मैं बताता हूँ आपको। तो वो हमारे को एग्जैक्टली This wire is not meant for this machine. आइडली हाउ वी but- फाइंड आउट के व्हिच वायर विल बी। तो वो अपना मॉडल साइज बताएंगे तो शायद हाँ मैं अभी बता देता हूँ, बट ये आइडली नहीं करना चाहिए, बट उसके लिए जो है ये ठीक है।
ये ठीक है, अभी यूज कर सकते हैं। तो लोड ज्यादा आएगा ना उसको। हाँ, इससे ऊपर वाली नहीं कर सकते, इतनी तक कर सकते हैं बट इससे ऊपर नहीं जा सकते। इन मशीनों में जो भी चीज़ है वो केवल स्पीड से एसोसिएट है। अगर आप कोई भी चीज़ इसमें जो है नॉन स्पेसिफिकेशन की लगाएंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारी रोड पे गाड़ी जा रही है, अब अगर गाड़ी 20 की स्पीड पे जा रही है तो कहीं इधर उधर हो गया तो वो काबू में आ जाएगी। मगर वही गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे जा रही है और हल्का सा कंकड़ भी आ जाएगा तो वो एकदम बैलेंस आउट हो जाएगा। तो वही इसके साथ प्रॉब्लम है कि इसके RPM इतने ज़्यादा हैं कि अगर कोई भी चीज़ इसके आप छेड़खानी करोगे तो एकदम जो है सारी खराब कर देगी। आप एक एक फिटिंग समझ लो, सारे बार बार आकर देख लो, मतलब उसमें शर्माना नहीं है कि कोई भी, मतलब ये नहीं हो बाद में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसीलिए ये सेमिनार रखा गया। आप आओ, आगे आओ, आगे आकर के एक एक जगह देखते रहो, देखो तो जितनी इसमें आती है, जितनी इसमें आ जाती है उतनी आप फिक्स करेंगे। तुम चलाते हो। हर मशीन का अलग अलग है, हर हाँ इसको लगाते हो ना, जो देख लिया है वो पीछे हो जाओ, पीछे वालों को आगे आने दो। इसको लॉक करते हैं ना, तो इसको साफ करके लॉक करना है। ये जो मिट्टी विट्टी है ना, ये हर एक खांचे में फिट होती है, तो हर एक कट बना हुआ है यहाँ पे। ये साफ नहीं रहेगा तो सही से लॉक नहीं होगा ये, और ये बाहर आ जाएगा। चलते चलते अपने आप ही अलग हो जाएगा। कट दिए हुए इसमें 2 कट है ना, इस हॉल के सामने आएंगे, इधर दोनों साइड हॉल बने हुए हैं। ये इस तरीके से रख के ये लॉक। अभी वायर बाहर नहीं आ रहा था ना, अब आएगा ये नहीं। हाँ, इसको दबा के बस छोड़ देंगे, ये वायर बाहर आ गई। और इसको वही बता रहा हूँ मैं, ये 4-4-8 रखना है आपको। 8 अपने हाथ से के अंदर, हाँ, डिफ्लेक्टर के अंदर ज़्यादा यहाँ से नहीं नापेंगे, क्योंकि चलता यहाँ से होकर गुजरता है। यहाँ से इसको कट कर दिया, दूसरे को भी इतना बड़ा वायर रखना है, इससे RPM पूरा मिलेगा। किसी को नहीं समझ में आओ, एक जना और अपने में से लगा कर देख लो, लेकिन आप क्लियर समझ लेना, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसमें हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्या वायर खोलना है तो ये नहीं अपना, ये देखिए, ये नहीं है, और ये और इस तरीके से ये वापस। मैं ये कह रहा था भैया, इसमें से एक आध जनों से लगवा कर आप खुद देखो। वायर तो जैसे समझ के लगानी कहते एक बार इसको खोल के पूरा, हाँ प्लीज, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन एक आध जना लगाएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लॉक करना बता दिया इन्हें, स्पूल इंसर्ट। ये देखिए, ये नहीं, ये लॉक बना हुआ है, इसको हल्का सा दबा के बस इस तरीके से दोनों साइड से लॉक हो जाएगा। जब भी लगा रहा हूँ ना, पहले ये लॉक करना है, हाँ, उसके बाद वायर लगाना है। वरना ये अगर बाहर रहेगा तो फिर आप ऐसे करते रह जाओगे और ये घूमता रहेगा। ठीक है, जब भी करना लॉक करके करता है, ये लो वायर लगा के रखेगा। ये वैसे वायर थोड़ा मोटा है, इस साइड से कट लगा रखा है मैंने, ये ना इसके ऊपर कट लगा रखा है। पहले एरो देख लेना आप, पहले एरो देख लो, उसके बाद लगा और इसको सिर्फ हल्के हाथ से ना लगाना है।
हाँ एक मिनट का दिखाता हूँ। नहीं ये वायर मोटी है, सुराख तो यहाँ तक है। अच्छा ये वायर मोटी है, देखिए है ना, नहीं सर पहले इस तरीके से फंस गया ना ये, असर हमने क्या हाथ से ना एक बार ही थोड़ा पतला नहीं निकलने से थोड़ा बारीक ये भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, सही फंसेगा ना। वैसे जो भी ब्रश चलाता है ना, स्केट रखना बहुत जरूरी है। हाँ वायर काटने के लिए भी एक्स्ट्रा वायर हो जाता है ना, जैसे उसी पे चला देते हैं। ऐसे रोको, नहीं रुकेगा, इसमें आएगा ऐसे पकड़ना पड़ेगा हाथ से। हाथ से रोकना पड़ेगा। ये समझना। हाँ जी। अब ऐसे नहीं पता लग सकता, वैसे लोकल ही होगा। नहीं ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टील का वो मोटाई तो देखें, हर उसमें जो है कंपनी में अलग अलग आती है, ठीक है। बट वी डू रिकमेंड 3 mm, ये ठीक है। इसमें नहीं एक्चुअली क्या है कि जैसे वैसे तो हम कहते हैं पहले ये नहीं लगेगा, पहले पहले ये लगाओ स्लीव। ठीक है, ये वायर आपको मिलेगा 500 रुपये का, स्टील का वायर होगा 50, तो इसलिए कस्टमर नहीं है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। ये दोनों गलत लगे हुए, ये देखो आप, ये हिस्सा बाहर आ गया ना, इसको अंदर रहना चाहिए, तो इसको पलट के लगाएंगे, ये लग गया, और इसको भी ये अंदर ही होना चाहिए। हाँ ये अंदर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। यहाँ लॉक होगा, ये देखो, हाँ ये लॉक हो गया, हाँ ये इसमें रुक गया ना जाके। अच्छा, इसमें से अब निकाल के इसमें लगाएंगे। हाँ इसमें टेम्परेरी लगती है इसमें उस टाइम। और दूसरा वायर छोड़ दो, आप छोड़ दो। नहीं अभी रुका हुआ है ना, तो जो वेट है वो अपने हाथ में है, और अभी इसने छोड़ दिया और वो केवल डायरेक्शन वो कंज्यूमेबल है, वो कंज्यूमेबल है, ठीक है। थोड़ी उसकी वो बड़ी दबाना सेट कर लेना, सेट कर लेना। वो थोड़ा ये है कि अगर आपके ऊपर रख के चलाएंगे तो वो 2 महीने चल जाएगा, रख के चलाएंगे लगा लीजिए। ये सबने समझ लिया कैसे लगाना है कि हमारे को जो मैक्सिमम रखना है, हमारी तार इसके अंदर अंदर ही रहे, ठीक है। अगर इससे तार लंबी होगी तो यहाँ पे ब्लेड लगा हुआ होता है, वो इस तार को काट देगा। तो इसलिए हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि वायर इसके अंदर ही अंदर रहे, उससे हमारे इंजन पे भी लोड नहीं पड़ेगा और हमारे को एरिया भी पूरा कवर होगा और प्रोडक्टिविटी जो बेस्ट पॉसिबल है वो मिलेगी। आपने लगाने का तरीका समझ लिया? आवाज़ नहीं आ रही है, समझ लिया नहीं समझ ये बोलो तो सही। हाँ अभी ट्रेनिंग में कुछ बात तो नहीं। कभी किसी ने इस नट को खोला? अब ध्यान दीजिए सब यहाँ पे, ये नट देख रहे हैं, ये नट कभी किसी ने खोला? क्या होता है इसके अंदर? हाँ कोई नहीं, अब बताओ बताओ। ज़्यादा तो 4 दिन चलाया, 5 दिन, उसके बाद एक बार इसको चेक करना, ग्रीसिंग बनना है। ग्रीसिंग भरे तो दूसरे की हमारी बैरिंग है, तो आपको चलती रहेगी, नहीं जाना। इसके अंदर जो है इस तरीके से 2 गरारियाँ लगी, ठीक। ये पीछे से बैरिंग लगा हुआ है और ये 2 गरारियाँ लगी है। ये 2 गरारियाँ मिलके जो है चलती हैं, इधर से ड्राइव दे रही है और वो गरारी नीचे जो है उसको ऑटो कट को घुमाती है। अब वही बात पीछे जो मैंने बताई थी, लोहा लोहे से रगड़ के चलेगा, अगर उसमें कोई चिकनाई नहीं होगी तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा नट दिया हुआ है, और
ये देख रहे हैं आप, ये नट खोल के इसमें जो है, जब भी हमारी मशीन चलते हुए जो है 50 घंटे हो जाए, ठीक, 50 घंटे की रनिंग के बाद में इसको हमारे को जो है ये ग्रीस की ट्यूब जो है, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टील की ही ट्यूब यूज़ करें। क्या कारण है, ये जो स्टील की ग्रीस है ये हाई टेम्परेचर ग्रीस है। अगर आप मार्केट से दूसरी ग्रीस लेंगे वो सस्ती ग्रीस आपको मिल जाएगी, मगर इसके अंदर जब ये चलता है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। वो ग्रीस क्या होगा, पिघल के पानी बन के बाहर निकल जाएगी और उसका आपका डालना ना डालना बेकार हो जाएगा। दूसरा रीज़न इसके क्या है कि इसकी चूड़ी और जो आपकी ये ट्यूब की चूड़ी है ये सेम है। इसको आपको कुछ नहीं करना, ट्यूब को मशीन से लगाना है और जितनी ग्रीस इसके अंदर जाती है उसको आप दबा के जाने दें। जब ये रुक जाए तब उसको छोड़ दें। अब ये देखिए इतनी ग्रीस हमारी इसके अंदर चली गई। अभी दिख रहा है ग्रीस सबको ऊपर तक आ गई। ग्रीस यूज कर रहे हैं हम साइड पे, कौन सी कर रहे हैं, स्टील की कर रहे हैं या लोकल कर रहे हैं? आज तक मैंने किसी को लोकल कर रहे हैं, बात जो हो रही है मुझे आइडिया नहीं इसका, मतलब लोकल कैसे यूज करते हैं? ग्रीस यूज करते हैं अंदर डालते हैं ऊपर से लगा देते हैं, कैसे लगा देते हैं? ग्रीस को जैसे हाथ में लेते बहुत से ऐसे लगा देते हैं और वो अंदर जाती नहीं है और कहते हैं लगा दी ग्रीस। तो लोकल आप जो यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करते हैं, आप वो कैसे डालते कर रहे हैं हैं? जरा बताएगा कोई आकर के? कभी दूध नहीं मिलती, पैकेट मिलती है, निकाल के बार बार ऐसे नहीं करते, दबा दबा के आपको ऐसे नहीं करते। या तो आपके पास में ये ट्यूब नहीं है तो जो एक इंजेक्शन आता है जो भैंस को हम सुई लगाते हैं वो इंजेक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। उसका आगे से नोब काट के उसके अंदर पीछे से ग्रीस भर के दबाव द्वारा ग्रीस भरेंगे इसके अंदर। जब दबाव डालेंगे तभी ग्रीस जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। देखिए हमारा मकसद है इसको जो है अंदर जो इसके अंदर गरारियाँ हैं उसमें ग्रीसिंग करना, चाहे हम इंजेक्शन से करें, चाहे ट्यूब से करें, चाहे किसी और चीज़ से करें, बट हमारी अंदर तक ग्रीस पहुंचनी चाहिए। और हाई टेम्परेचर, हाँ, और कोई भी आप ग्रीस यूज़ करें वो हाई टेम्परेचर ग्रीस होनी चाहिए। 50 घंटे के बाद 50 घंटे की रनिंग के बाद जो है हमारे को ये यूज़ करनी चाहिए। अब इसके बाद आते हैं हम फिल्टर पे। हमारा ये एयर फिल्टर है, ठीक। अभी आप ये देख रहे हैं ये नया फिल्टर है और ये जो आपकी मशीन में से निकला है ये फिल्टर है। आइडियली हमारी मशीन को जब भी चलते हुए 20 घंटे हो जाते हैं, हमारे को इस फिल्टर को साफ़ करना है। इस फिल्टर को साफ़ करने के लिए कुछ नहीं करना, केवल इस फिल्टर को निकालिए और इस तरीके से किसी भी साफ़ चीज़ पे रख के झाड़ लीजिए। हर 20 घंटे की रनिंग के बाद ये काम होना चाहिए। और कभी भी इस फिल्टर को अगर ज़रूरत पड़ती है तो साबुन के पानी से धो लीजिए, ना पेट्रोल से, ना मोबिल ऑयल से, ना टूटी ऑयल से, ना मिट्टी के तेल से, किसी भी चीज़ से इसको नहीं धोएंगे। अभी ये फिल्टर आप देख रहे हो ये किसी चीज़ से धोया हुआ है जिसकी वजह से इसमें डस्ट इतनी ज़्यादा चिपक गई है। ये क्या है, यहाँ से सांस लेती है मशीन। अगर हमारे पास सांस नहीं जाएगी तो हम भी मर जाएंगे, उसी तरीके से अगर मशीन में सांस नहीं जाएगा तो मशीन भी मर जाएगी। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। बता दो अभी स्पीड भी ले रही है। अभी ये जो इसका स्पीड ना लेने का कारण था 90% इसका कारण यही होगा कि ये फिल्टर आपका साफ नहीं था। और ये एक बार इसको मशीन को दोबारा स्टार्ट करके देखते हैं।
कार्बोरेटर में। ठीक है, हमारे को उतना ही काम करना है जितना हम ऊपर से अपने आप कर सके। उसके बाद अंदर से हमारे को कोई भी चीज़ अपने आप नहीं छेड़नी, क्योंकि आप छेड़ोगे अच्छे के लिए, अब आपको समझ नहीं है कि वो कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा। तो इसलिए हमारे को ज़रूरत से आगे नहीं बढ़ना। हमें फ़िल्टर इसका चेंज करना है, ऑटो कट में ग्रीसिंग करनी है, इसको गियर हेड बोलते हैं। जहाँ पे हमने ग्रीस करी है इसके अंदर गरारियाँ चलती हैं, उसको गियर हेड बोलते हैं। गियर हेड के अंदर ग्रीसिंग करनी है और हर 20 घंटे की रनिंग पे हमारे को फ़िल्टर साफ़ करना है, 50 घंटे पे ग्रीसिंग करनी है। वैसे तो अगर आप इसको रोज़ भी साफ़ करें तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, जितना ज़्यादा यह साफ़ रहेगा उतनी ज़्यादा मशीन अच्छी चलेगी और आराम से चलेगी। इसकी कोई लाइफ है, मतलब आपके 6 मंथ 3 मंथ? इसका वैसे आइडियली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि जब हमें लगता है कि गंदा हो गया, वैसे तो इसको डेली साफ़ करते रहना चाहिए, पर धीरे धीरे जो है कुछ डस्ट इसमें डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसको जो है आइडियली जो इसका रिकमेंडेशन होता है 200 घंटे की रनिंग के बाद। बता दिया बस। जैसे हमने मशीन को चलाया और जब काम खत्म हो गया उसके बाद में एक बार जब रखेंगे तो इसको टैक्स साफ करके फिर दोबारा लगा के ये बता रहे हैं, समझ में आया क्या? नहीं, अभी जो इन्होंने बताया लास्ट में, एक बारी इन्होंने ये बताया लास्ट में कि जब भी हम मशीन चलाएंगे दिन भर में, उसके बाद जब हम मशीन स्टोर में रखेंगे उससे पहले हम अपना फ़िल्टर साफ करके रखेंगे उसको। डेली का ये नियम है। एक बारी आप ये लगा के देखो, यहाँ पे आओ कोई, पहले मैं समझा देता हूँ। ये इसके 2 ब्रैकेट है और इसमें 2 सुराग है। ये 2 सुराग दिख रहे हैं जहाँ मेरी उंगली है, हाँ जी दिखे सबको? और ये इसका जो है ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट को इस सुराख के अंदर आराम से फंसाना है। फंसा के बता दो। और फिल्टर जब भी लगाना हो ना, पहले से बिठाना नहीं है अपने को, पहले कवर में लगाना। अगर ऐसे बिठा देंगे ना, ये देखिए आप मुड़ा हुआ है ना फिल्टर, ये जब लॉक करेंगे ना यहाँ रख के तो ये साइड से दब जाता है ये। तो इसलिए इसको मशीन में फिट नहीं करना, पहले कवर में ये कवर में लगा के इसके बाद लॉक करना है इसे। बस ये लॉक हो गया। फिल्टर को हमारे को मशीन में फिट नहीं करना, जो कवर है कवर के अंदर हमारे को फिल्टर लगा के फिक्स करना है, तब वो कवर हमारे को मशीन के ऊपर लगाना है। इस तरीके से लगाएंगे ना ये भी दब जाएगी। नहीं तो एक बार दिखाना भैया, ये देखिए ये दबी हुई है ना। नहीं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारी प्रैक्टिस क्या है कि हम ये मशीन में रख करके इसके ऊपर हम कवर लगाते हैं, तो उससे क्या होता है ये चीज़ मुड़ जाती है, जिससे ये फिल्टर ख़राब हो गया है। ठीक है, तो हमारे को ये हमेशा कवर के अंदर ऐसे बता रहे हैं, कवर के अंदर ऐसे लगाना है, कवर के अंदर लगाना है। ठीक है, अब इस कवर को उसके ऊपर फिक्स करना है। इसमें डिफरेंस क्योंकि आपने एक पॉइंट ये बताया, डेली आफ्टर द यूज इसको उनको क्या 2-3 प्रिकॉशंस इसमें लेके रखना है? बस इसमें आफ्टर द यूज डेली जो है केवल एयर फिल्टर ही आपको साफ करना है, और इसमें और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको करना है। और इसमें जो सर्विसिंग का पार्ट है, इसमें सर्विसिंग इन जनरल जो होती है वो भी यही होती है कि आप इसका डेली फिल्टर साफ करें। अगर फर्दर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वर्कशॉप में ले जाके इसका कार्बोरेटर वगैरह क्लीनिंग करानी पड़ेगी। वो वर्कशॉप का काम है, उसके लिए आप लोग आगे ना बढ़ें।
अगर प्लग भी खोलना हो तो ये 4 पेज खुलेंगे। कई बंदे ये प्लग खोलने के लिए रहने दो। मत बताओ कोई चीज़ पूछनी हो अभी तो सर पूछ रहे हैं कि किसी को कोई पूछना हो तो पूछ लो। अभी इसके बाद सर क्वेश्चन करेंगे और किसी से भी कुछ पूछेंगे तो आपको जवाब देना है जो उन्होंने आज तक बताया है। ये आप समझ लीजिएगा। डोरी की मैक्सिमम साइज क्या होगी? एक बाइक खड़े होकर जोर से खड़े बोलो। होकर के ऐसे नहीं पूछा जाता। डोरी की साइज होती है वो हम कितने मीटर डाल सकते हैं? जितना इसके अंदर आती है उतना डाल सकते हैं। सर एक जैसे हम कट करेंगे तो हमारे पास वो होना चाहिए कि हम 4 मीटर डालें या मेजरमेंट ये अलग अलग ऑटो कट का अलग अलग साइज होता है। ये जैसे 25-2 मॉडल का साइज है, इसमें 4 मीटर आता है। जो 30-2 होता है उसमें 8 मीटर आता है। तो इसके अंदर जितना आता है उतना आप लेके काम कर सकते हो। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको इसमें 1 मीटर ही डालना है या 2 मीटर डालना है। सर 8 मीटर दोनों में मिलाकर के या एक में? दोनों खाँचों में मिला। दोनों खाँचों में मिलाकर के 8 मीटर। इसमें 4 मीटर, इसमें 4 मीटर। मतलब 2-2 मीटर हो गए। हाँ, और इस मशीन के लिए जो है 25-2 वाला ही ऑटो कट आप यूज़ कीजिए। उससे जनरली जब आप लोग बड़ी तार चलाते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है। जब सबसे ज़्यादा ब्रश कटर में प्रॉब्लम क्या आती है? आप लोग यूज़ कर रहे हो, ब्रश कटर खराब भी होते होंगे। स्टार्टिंग स्टार्ट होता है बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है बंद हो जाता है। देखो स्टार्ट होता है बंद हो जाता है, उसका मैंने आपको स्टार्टिंग का तरीका बताया है। अगर आप ये तरीका पूरा फॉलो कर रहे हो तो 90% आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, कभी कभी होता है फिल्टर भी सब साफ कर लेते, फिल्टर भी साफ कर लेते, भी स्टार्ट होता बंद हो जाता है। उसकी टेक्निकल कोई चीज़ बताइए। देखो अगर फिर भी जो मैंने बताया उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसमें कार्बोरेटर में दिक्कत हो सकती है, या आगे करंट नहीं आ रहा, या क्या प्रॉब्लम है, उससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? बट अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो करोगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद चलते हुए क्या प्रॉब्लम आती है? बताओ चलते चलते कभी कभी लोड नहीं लेती है। 20 मिनट 15 मिनट चलाने के बाद भी बहुत गर्म होती है। तो गर्म से दिक्कत क्या आती है? बंद हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। देखो अगर 15 मिनट 20 मिनट चलने के बाद मशीन गर्म होती है और रुक जाती है तो इसका मतलब है कि मशीन में अंदर कोई फॉल्ट है। मगर हाँ, आपको ये लगता है कि भाई 15 मिनट चलने के बाद मशीन बहुत गर्म हो गई है, तो उससे कुछ नहीं है। ये मशीन जितनी 15 मिनट में गर्म होगी, अगर उसको आप लगातार 1 घंटा चला रहे हो तब भी वो उतनी ही गर्म रहेगी। कारण क्या है कि इसके अंदर ठंडा होने के लिए कुछ नहीं है। जो आप टूटी ऑयल डाल रहे हो उससे जितनी ठंडी होगी उतनी ही होगी, या हवा से जो ठंडक आएगी वो उतनी आएगी। बाकी इसमें हमको हाथ रख के नहीं देखना कि ये गर्म हो गई तो ये मशीन गर्म हो रही है। ठीक, तो वो कोई उसका नापने का वो नहीं है कि मशीन गर्म हो रही है। हाँ, अगर गर्म होकर बंद हो रही है तो मशीन में प्रॉब्लम है, वरना मशीन जितनी 10 मिनट में 15 मिनट में गर्म होगी उतनी ही गर्म हुआ घंटा भर में भी सर यही प्रॉब्लम आती है। अक्सर यही प्रॉब्लम आती है, थोड़ी हीटिंग होने के बाद सिस्टमेटिक अपने आप बंद हो जाती है। तो मशीन में प्रॉब्लम है। वही होता है सर। जैसे अगर इसका कार्बोरेटर या सर्विस करानी है, इसका एस्केलेटर बाहर जो है, ये मतलब कितने टाइम के बाद चेंज करना है, या मतलब जैसे सर्विस है? अभी मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, एक्सीलेटर वायर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है एक्सीलेटर वायर की, और वो क्यों आती है? क्योंकि हम इसको जो है कार को चलाते हैं लंबा करके। ठीक, अब लंबा करके चलाते हैं तो इंजन पे लोड पड़ता है। अब इंजन पे जो लोड पड़ता है, सबसे पहले इंजन पे लोड पड़ने से क्या होता है, इसकी एक्सीलेटर वायर जो है ये पिघल जाती है। और एक्सीलेटर वायर पिघलने के बाद प्रॉब्लम क्या आएगी कि इंजन एकदम ओवर स्पीड हो जाएगा, आपके ये एक्सीलेटर काम करना छोड़ देगा और वो पूरी ही रेस पे चलता रहेगा। तो अगर आप इसको जो है उस कार को लिमिटेड उसमें रख के चलाओगे तो वो प्रॉब्लम आपको 95% कभी नहीं आएगी। जैसे सर इसका कार्बोरेटर वगैरह क्लीनिंग कराना हो कितने टाइम के बाद? देखो कार्बोरेटर क्लीनिंग का ऐसा कुछ फिक्स पैरामीटर नहीं है कि कितने टाइम बाद आपको करानी चाहिए। बस कोशिश कीजिए कि पेट्रोल साफ डालें, इंजन में टूटी ऑयल का रेशो सही डालें, और इंजन ऑयल कभी ना डालें, हमेशा टूटी ऑयल ही डालें। बाकी और इसमें ऐसा फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन में चला रहे हैं।
अगर हमारे एरिया में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा जल्दी हमारा कार्बोरेटर चोक होगा और इससे ज़्यादा पेट्रोल वाला इसमें वैसे आप जो है आपकी मशीन सही रहे तो उसके लिए जो है हर 4-5 दिन में एक बारी जो है पूरी टंकी को सारा पेट्रोल निकाल के बाहर साफ कर दीजिए, हिला के अच्छे से वो साफ कर दीजिए, क्योंकि कार्बोरेटर में जो भी डस्ट जाएगी वो पेट्रोल से जाएगी, ठीक है ना। और वो पेट्रोल में डस्ट कैसे आती है कि धीरे धीरे वो डस्ट नीचे डिपॉजिट हो जाती है। वैसे इसमें पेट्रोल का भी फिल्टर है और वो काफ़ी कुछ रोकता है, मगर फिर भी धीरे धीरे वो जाती है। तो आप उसको जो है अपना हर 2 दिन में 4 हफ्ता भर में मैक्सिमम एक बारी टंकी साफ। कई बार सर ये प्रॉब्लम आती है मतलब जैसे हम चीज़ें प्रेस करते हैं ना, जैसे इसको इसमें पेट्रोल नहीं आता कई बार, तो कार्बोरेटर चोक है। अगर आपका सही है तो इसमें पेट्रोल पूरा घूमेगा। अभी जैसे आपने देखा कि मशीन रेस नहीं ले रही, तो इसका मतलब इसके कार्बोरेटर में कहीं कुछ डिपॉजिट हुआ होगा। जो इसकी जाली होती है जो मैंने बताया था, जिसको आप ऐसे बिना किसी चीज़ के आपको लगेगा कि लोहे की प्लेट ही है, तो उस पर हल्के से भी कोई डस्ट जमा हो गई तो वो पेट्रोल को आगे जाने नहीं देगी, और पेट्रोल आगे नहीं जाएगा तो मशीन का पूरा स्पीड एक्सीलरेशन नहीं लेगा। इसका जो अपना ये जो पेट्रोल फिल्टर है वो भी ख़राब हो जाता है। पेट्रोल फिल्टर भी ख़राब हो जाते हैं। सबसे पहले जो है अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम आ रही है तो पेट्रोल फिल्टर ही ख़राब होता है, ठीक है ना। पेट्रोल फिल्टर भी आप बदल सकते